नमस्कार, मैं बनीता चौहान अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जो शीर्षक पढ़ाने जा रही हूँ वो 10वीं कक्षा से लेकर आपके हर कॉम्पिटेटिव जो भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी में आता है और बहुत आता है। हिंदी अगर कहीं किसी प्रतियोगी परीक्षा में आ रही हो और ये शीर्षक ना आए ऐसा तो शायद ही हो। इसलिए हम आज अपना बहुत महत्वपूर्ण शीर्षक समास पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि मैं आपको इसे बहुत सरलता से समझा पाऊंगी और आपके मन में जो हमेशा इस शीर्षक को लेकर जो भी समस्याएं रहती हैं आज मैं उन्हें हल कर पाऊंगी। ऐसी उम्मीद रखते हुए मैं आज आपको पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि यहाँ से पढ़ने के बाद आपके मन में शायद ही कोई प्रश्न शेष रह जाए। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको कोई समस्या है पढ़ने के बाद भी, तो आप मुझे कमेंट करके पूछना, तो आपको उत्तर जरूर मिलेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं समास, जो कि आज का बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक है। समास। समास किसे कहते हैं? सबसे पहले समास। अगर मैं समास की किताबी परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा होगी, समास वह संज्ञा शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द किसी स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। सुनकर आपको लगा होगा बहुत टिपिकल है और बहुत ही याद करने में परेशानी वाली है, लेकिन सरल परिभाषा की बात करें जो हम इससे जल्दी याद कर सकते हैं, वो सरल परिभाषा हमारी है दो या दो से अधिक पदों के, जैसे कि राजपुत्र। अब यहाँ जरा समझना, हमेशा आगे वाला होता है पूर्व पद और पीछे वाला होता है उत्तर पद। अब ये पद क्या होती हैं? पद अर्थात शब्द। ये पहला शब्द हुआ इसका और ये हुआ दूसरा शब्द। ये दो शब्द हो गए। अब जब हम संधि की बात करते हैं तो संधि में आते हैं वर्ण। यहां पर जब हम समास की बात करेंगे तो समास में सबसे प्रधान होता है पद या शब्द। ये याद रखना। अगर आपने समास की परिभाषा में वर्ण का प्रयोग कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। वर्ण नहीं, परिभाषा लिखते समय हमें कहना है पद या शब्द। तो सबसे पहले हम संधि की तो बात ही नहीं कर रहे, हमने केवल अंतर जाना है। अब हम बात कर रहे हैं समास की। तो समास की परिभाषा होगी दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है और जो नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। ये हमारी समझने वाली परिभाषा थी जो हमने अभी सुनी, तो समास की परिभाषा हुई। अब हम जानते हैं कि समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कई बार हमें नाम तो याद रह जाते हैं और कई बार उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण ढूंढने में हमें परेशानी होती है। तो अब हम समास की एक छोटी सी ट्रिक कह लीजिए या ये कहिए कि हमें पूरे 6 नाम याद रहें, उसका एक सरल तरीका मैं कह सकती हूँ। तो मैं आपको एक सबसे सरल तरीका बताती हूँ जिसे मैं सालों से पढ़ाती आ रही हूँ खुद। अब ध्यान दीजिए, ये देखिए मैंने एक लाइन लिखी, अब तक दादी। मैंने लिखा अब तक दादी। इसमें आपको लग रहा होगा ये क्यों लिखा? कुछ बच्चे इससे थोड़ी बहुत परिचित भी होंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रतिभागी ध्यान दें। अगर इसे बच्चे समझ रहे हैं तो वो भी सुने ध्यान से। यहाँ पर लिखा है अब तक दादी, ठीक है। अब इसे मैं जरा आपको बताती हूँ ये ट्रिक कैसे खोलनी है। पहले ये सीखिए, अ पहले लिख लिया, उसके साथ क्या है ब यहाँ लिखा, ये क्या है त यहाँ लिखा, क यहाँ लिखा, दा
द्वंद, दी यानी कि दीगु। ये हमने इसको पूरी ट्रिक को यहाँ पर खोला है। खोलने के बाद हम इसको नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 और 6। ये हमने इसको नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 5 6। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसे 1 2 3 4 5 6 भी लिख सकती थी। हाँ, लिख सकती थी। मैंने जो इसकी परिभाषाएं बनाई हैं उस हिसाब से मैंने इसे नंबरिंग दी है। अब समास के भेद की बात करें तो समास के भेद कितने होते हैं? 6 यानी 6। समास के 6 भेद होते हैं। उनके नाम क्या हैं? समास के 6 भेद हैं। 6 भेदों के नाम क्या हैं? समास का पहला भेद होता है अव्ययी भाव समास। अ से अव्ययी भाव समास, त से तत्पुरुष समास, द्व से द्वंद्व समास, द्वि से द्विगु समास, क से कर्मधारय समास, ब से बहुव्रीहि समास। अच्छा, अ से अव्ययी भाव, त से तत्पुरुष, द से द्वंद्व। ये जो हमने जमाया है इसको, इसका एक कारण है। क्या कारण है? जरा परिभाषा पर बात करेंगे हम। अ से हमने लिखा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का मतलब हुआ अव्यय। अ से अव्यय। ये अव्यय माने जो व्यय नहीं होता, जो खर्च नहीं होता, जो प्रभावित नहीं होता, जो बदलता नहीं है, उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है। जैसे हमने अभी उदाहरण लिखा था राजपुत्र, या हम एक और लिखें यथा शक्ति। देखो, यथाशक्ति जो हमने यहाँ पे लिखा है, इसमें 2 पद हैं, इसमें भी 2 पद हैं, यथाशक्ति। यहाँ हम देख रहे होंगे कि हमारा पहला पद जो यहाँ पे रखा है वो अव्यय है, यानी वो बदलता नहीं है। अव्यय शब्द है ये आगे जो लगा है। अव्यय शब्द होने के कारण ये अव्ययी भाव समास भी है और पहला पद भी है। तो हम इसे देखकर ये अनुमान लगाते हैं कि पहला पद प्रधान होता है। जब पहला पद प्रधान होता है तो पहला पद किस में प्रधान होता है? अव्ययी भाव समास में। पहला पद किस में प्रधान होता है? अव्ययी भाव समास में। इसको हम क्या कहेंगे? यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। कैसे विग्रह करेंगे? यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है। अच्छा, मैं अभी आपको इन सबके उदाहरण दूंगी। पहले इन सबकी एक बार परिभाषा जान लीजिए, ठीक है? ये है त से तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास दूसरे नंबर पे रखा है हमने। तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र में राजा का पुत्र। अब राजा का पुत्र, जो पुत्र है, पुत्र सबके होते हैं, लेकिन ये पुत्र साधारण नहीं है। ये पुत्र कैसा है? ये राजा का पुत्र है। तो इसमें दूसरा पद प्रधान हो गया। जब दूसरा पद प्रधान हो गया तो ये कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास। अच्छा, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास में एक चीज और आती है, क्या? परसर्ग। क्या चीज आती है? परसर्ग, कारक। परसर्ग को और क्या कहते हैं? कारक। कारक हमारे कितने होते हैं? 8 होते हैं। लेकिन तत्पुरुष समास में हमें कितने कारक की जरूरत पड़ती है? सिर्फ 6। तत्पुरुष समास में 6 ही कारक होते हैं। अभी मैं आपको उदाहरण सहित बताने वाली हूं। अब द से द्वंद्व, द से द्वंद्व, इसमें हमने जाना अव्ययी भाव समास पहला पद प्रधान होता है या अव्यय होता है। तत्पुरुष समास दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तीसरा क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? अच्छा, द्वंद्व का मतलब क्या होता है? द्वंद्व का मतलब होता है लड़ाई। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? लड़ाई। हमारी मम्मी कहती है ना, अब द्वंद्व मत करो, भाई बहन लड़ जाते हैं, हम कहते हैं द्वंद्व कर रहे हैं ये लोग। द्वंद्व माने लड़ाई। तो
कहाँ रखा है ये मैंने? तीसरे स्थान पर। द्वंद्व माने लड़ाई और तीसरे स्थान पर। इसका मत अब लड़ाई किस में हो सकती है? लड़ाई हमेशा बराबर वालों में हो सकती है, जैसे माता पिता, भाई बहन, भाई बहन, अभी मैंने आपको बताया भाई बहन। तो माता पिता भाई बहन, अगर मैं ये कहूं इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो उदाहरण देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों पद सच में ही प्रधान होते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं आप माता को चाहते हैं कि पिता को, लेकिन आप कहेंगे हम तो दोनों को चाहते हैं, भाई बहन, तो इस तरह से हम समझ गए कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में हमेशा दोनों पद प्रधान होते हैं। अच्छा, इसके बाद हम इन तीनों को जरा एक बार रिवीजन करें। अ से अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है, प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें कारक जो कि 8 होते हैं, लेकिन इसमें कारक 6 ही हमें प्रयोग करने होते हैं। तत्पुरुष समास में 6 कारकों का प्रयोग होता है। तीसरे नंबर पे हमने रखा है द्वंद्व। द्वंद्व माने लड़ाई, जो बराबर वालों में होती है। इससे पता चलता है द्वंद्व के वे उदाहरण होती हैं जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। अच्छा, इस पार्ट में आप समझ गए होंगे। अब हम इधर आते हैं। चौथे नंबर पे हमने लिखा है द्वि, अर्थात द्विगु। द्वि माने द्विगु। द्विगु को समझते हैं। द्विगु में क्या होता है? द्विगु में हमेशा पहला जो पद होता है, पहला पद, ये संख्यावाची होता है। कैसा होता है? संख्यावाची। पहला पद संख्यावाची, यही द्विगु की पहचान होती है। जैसे हमने कहा चौराहा, चौराहा। अब यहाँ हम देख रहे हैं चौराहा, चौ माने 4, राह माने राह, यानी 4 राहों का समूह। तो क्या हुआ उसमें? पहला पद संख्यावाची हुआ। तो द्विगु में क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है, इसलिए मैंने इसे 4th नंबर पे रखा था। इसके बाद हम देखते हैं कर्मधारय। कर्मधारय में क्या होता है? कर्मधारय और बहुव्रीहि 2 ऐसे समास होते हैं जो हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। कई बच्चों की ऐसी शिकायत होती है कि कर्मधारय और बहुव्रीहि में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि इसमें बहुव्रीहि है या कर्मधारय है। अगर आप अव्ययी, तत्पुरुष, द्वंद्व और द्विगु तक पहुंच गए और इन्हें समझ गए हैं, तो अब इन्हें छोड़कर पहले इन दोनों को सुनिए ध्यान से। कर्मधारय में क्या होता है? कर्मधारय, ठीक है, और बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, ये दोनों हैं। कर्मधारय में हमेशा क्या होता है? उपमेय उपमान का संबंध होता है पहले पद में और दूसरे पद में। क्या होता है? उपमेय और उपमान का संबंध होता है। किस में हम बता रहे हैं? हम कर्मधारय में बता रहे हैं उपमेय और उपमान का संबंध होता है। एक तो होती है कर्मधारय की यही वाली परिभाषा जो हमने अभी कही कि इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या कह रहे हैं? उपमेय और उपमान कह रहे हैं। उपमेय और उपमान का संबंध होता है। या हम ये कह सकते हैं कि पूर्व पद विशेषण होता है और पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद विशेष्य मतलब जैसे मैंने कहा नील कमल, नील कमल, ये क्या है? अब समझ जाइए, पूर्व पद है तो जाहिर सी बात है ये क्या है? विशेषण है। पूर्व पद है तो विशेषण है। ये उत्तर पद है, विशेष्य है। तो जहां विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा वहां कर्मधारय होगा, और जहां उपमेय और उपमान का संबंध होगा वहां कर्मधारय होगा। उपमेय और उपमान, जैसे मैंने कहा चंद्रमुख, चंद्रमुख। अब चंद्रमा के है जो मुख, नीला है जो कमल। जब हम है जो का प्रयोग करते हैं, है जो, तो उसे हम कर्मधारय कहते हैं। और बहुव्रीहि में क्या हो जाता है? बहुव्रीहि में आता है जिसका, अर्थात। इन दो को पहले याद कर लीजिए। कर्मधारय में
उपमेय उपमान का संबंध, विशेषण विशेष्य का संबंध। कर्मधारय को जब विग्रह करते हैं तो क्या लगाते हैं, है जो। और बहुव्रीहि को जब विग्रह करते हैं तो क्या लगाते हैं, जिसका अर्थात। पहले इसे याद कर लीजिए, इससे आप कभी भी विग्रह गलत नहीं करेंगे। जब भी आप कर्मधारय का विग्रह करेंगे है जो लगाएंगे, जब आप बहुव्रीहि का विग्रह करेंगे जिसका अर्थात लगाएंगे। कैसे, वो मैं अभी बताती हूँ। अब ये पहले हमें परिभाषा याद कर रही है ना, फिर हम परिभाषा के बाद उदाहरण एक साथ समझेंगे और अपनी जो हमने परिभाषा समझी है उसे हम अपने उदाहरण पर रखकर फिर देखेंगे कि हमारी परिभाषा कहाँ तक सत्य है। इसलिए मैं पहले आपको सिर्फ परिभाषा बता रही हूँ। तो कर्मधारय में क्या होता है, उपमेय उपमान का दोनों पदों में संबंध होता है और क्या होता है, उपमेय उपमान विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, वो कर्मधारय होता है। अब बहुव्रीहि में क्या होता है, बहुव्रीहि में ये होता है कि जब भी हम बहुव्रीहि का उदाहरण लेंगे तब हमें किसी तीसरे पद का आभास हो जाएगा। तीसरे पद का आभास, जैसे एक दंत। एक दंत, क्या हम जानते हैं एक दंत किसको कहते हैं? हाँ, एक दंत हम गणेश जी को कहते हैं क्योंकि उनका एक दांत टूट गया था। तो एक दंत है, वो एक ही दांत है उनका, बड़े दांत होते हैं जो हाथी वाले, हम जानते हैं ना, गजानन में है वो, गज के समान है जो सिर। तो एक दंत, एक दंत माने एक दांत। तो बहुव्रीहि समास में जैसे ही कोई उदाहरण आएगा हमें उस उदाहरण का एक नया नाम, तीसरा पद याद आएगा। जैसे एक दंत कहते ही हमें गणेश जी का नाम याद आ गया। तो जब हम ये जान लें, जिस किसी नाम की रजिस्ट्री हो रही हो, आप ऐसे समझ लीजिए, रजिस्ट्री क्या होती है, हम जब मकान की रजिस्ट्री करा लेते हैं तो वो हमारा हो जाता है। उसी प्रकार जब ऐसा कोई नाम आ जाए जिससे हमें तीसरा पद अपने आप याद आ जाए तो समझ जाइए इस नाम की रजिस्ट्री इस तीसरे पद के नाम से है, इसलिए ये क्या है, बहुव्रीहि समास है। जैसे हमने अभी कहा था चंद्रमुख। अब चंद्रमुख से हमें कोई दूसरा, पहले दूसरे पद के अलावा किसी तीसरे पद का आभास नहीं हो रहा था चंद्रमुख में। कौन है चंद्रमुख? जो सुंदर है वो चंद्रमुख है। लेकिन यहाँ एक दंत का प्रयोग हम सब के लिए नहीं कर सकते कि एक दंत सब है, केवल एक दंत हम केवल गणेश जी को कहते हैं। इसलिए हम बहुव्रीहि समास का उदाहरण ऐसे जान लें कि हमने किस समास की रजिस्ट्री कराई है। रजिस्ट्री मतलब उसका तीसरा पद है कि नहीं। तो ये हमने अभी केवल परिभाषा समझी है, केवल परिभाषा। अब हम एक एक से एक एक उदाहरण लेकर इसके उदाहरण समझते हैं। ध्यान देना, आप इन परिभाषाओं का मन में रिवीजन कीजिए। मन में एक बार ये देखिए कि अव्ययीभाव समास का पहला पद प्रधान होता है, अव्यय होता है। तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है और परसर्ग यानी कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। द्वंद्व में तीसरे नंबर पे लिखा था मैंने, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं और बराबर होते हैं, विलोम भी हो सकते हैं। चौथा मैंने कौन सा बताया? द्विगु बताया। द्विगु में क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है। जब पहला पद संख्यावाची होता है तो हम द्विगु को पहचान सकते हैं। कर्मधारय में क्या होता है? उपमेय उपमान विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। बहुव्रीहि में क्या होता है? दो पद बैठे होते हैं लेकिन किसी तीसरे का नाम याद आ जाता है, पता चल जाता है इन दोनों पदों का संबंध इस तीसरे पद से है, यानी कि तीसरा पद प्रधान होता है और ये मान लें कि रजिस्ट्री होती है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब तक दादी, इस ट्रिक को याद रखना है, नहीं तो हम थोड़ी कठिनाई से करेंगे लेकिन हो जाएंगे। लेकिन हमें इस ट्रिक से अगर हम याद रखते हैं तो हमें 6 नाम परिभाषा सहित याद रहेंगे और हम कभी नहीं भूलेंगे। चलो, सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले अव्ययीभाव समास की। पहले हम बात करेंगे अव्ययीभाव, अव्ययीभाव समास। इसमें हम अभी उदाहरण पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने एक उदाहरण पढ़ा था, अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने लिखा प्रतिमाह। प्रतिमाह माने प्रतिमाह को अगर ये प्रतिमाह है, इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक माह। क्या हो जाएगा? प्रत्येक माह। और ये क्या है? ये क्या है? अव्यय।
दूसरा देख लो, आपको एक और उदाहरण बताते हैं हम। बेअक्ल कहा मैंने, बेअक्ल, इसका मतलब बिना अक्ल का, बिना अक्ल का। आप लगाते जा रहे हैं वो ट्रिक जो मैंने आपको बताई। पहला पद अव्यय होता है, अव्यय माने व्यय नहीं होता, बदलता नहीं है। यहाँ प्रति माह लिख दो, प्रतिदिन लिख दो, प्रतिवर्ष लिख दो, इस प्रति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये उदाहरण हमने काय के सीखे, अव्ययीभाव समास। अब देखो दूसरा थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमने अभी बताया था क्या होते हैं, कारक होते हैं। कारक कितने होते हैं, 6 होते हैं। प्रत्येक कारक को हम ध्यान से एक एक उदाहरण के साथ एक एक बार देखते हैं। इसमें क्या हो जाता है, बीच में परसर्गों का लोप हो जाता है। परसर्ग माने कारक का लोप हो जाता है। और ये 2 तरह से बनाए जाते हैं तत्पुरुष। कैसे बनाए जाते हैं, 2 तरह से, या तो संज्ञा और संज्ञा हो, संज्ञा और संज्ञा हो, या फिर संज्ञा और क्रिया हो। क्या हो, संज्ञा और क्रिया हो। संज्ञा हो या संज्ञा और क्रिया हो। जैसे मैंने इसमें कहा गंगा जल, गंगा का जल, गंगा भी संज्ञा हुई, जल भी संज्ञा हुआ, तो संज्ञा प्लस संज्ञा, तो क्या बना, संज्ञा प्लस संज्ञा, तो ये संज्ञा और संज्ञा से जोड़कर तत्पुरुष बनता है। दूसरा तत्पुरुष कैसे बनता है, संज्ञा और क्रिया। यानी मैंने लिखा तुलसी कृत, यानी तुलसी के द्वारा रचित, तुलसी के द्वारा रचित, तुलसी के द्वारा रचित, अर्थात संज्ञा और क्रिया। ये संज्ञा है, तुलसी किसी का नाम है, और रचना करना एक क्रिया है। तो तत्पुरुष 2 प्रकार से बनाए जाते हैं, संज्ञा प्लस संज्ञा, संज्ञा प्लस क्रिया। ये हुआ। अब इसके बाद हम इसे 6 कारक के साथ देखते हैं। जगह कम है, हम इसे साफ कर लेते हैं, फिर हम इसको 6 कारक के साथ देखते हैं। ध्यान से सुनते जाइए, एक एक चीज याद करते जाइए। जब तक मैं रफ करती हूं तब तक आप रिवीजन कीजिए मन में। अब हम तत्पुरुष को परसर्ग के साथ समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा, 6 परसर्ग आएंगे। परसर्ग अगर कारक आपको नहीं समझ में आते हैं या आपको कारक में कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको कारक भी ट्रिक के साथ बिल्कुल ऐसे ही समझाऊंगी। अभी हम समास पढ़ रहे हैं, इसलिए हम कारक पर गहराई से नहीं अध्ययन करेंगे, नहीं तो हम अपने विषय से भटक जाएंगे। इसलिए हमें पहले क्या पढ़ना है, समास पढ़ने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में क्या है, कर्म तत्पुरुष में आता है को, ये हम जानते हैं को, और इसका उदाहरण लेंगे। जैसे हमने लिखा यश प्राप्त, क्या बनेगा, यश को प्राप्त। तो ये कौन से परसर्ग से है, कर्म परसर्ग से। यानी अगर हमें परसर्ग सहित कोई तत्पुरुष समास पूछे तो हम इसे यश को प्राप्त यानी कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा समास है ये, कर्म तत्पुरुष समास। तो ये पहला हो गया। अब यहाँ दूसरा देखिए, कर्म के बाद कौन सा लेंगे, करण, करण लेंगे। करण से क्या होता है, से और के द्वारा, ये 2 आते हैं किसमें, करण में। तो इसके बाद इसके भी हम उदाहरण जान लेते हैं। जैसे मैंने कहा मन चाहा, मन चाहा, तो क्या हो जाएगा, मन से चाहा, मन से चाहा। तो इसका प्रयोग कहां पर कर लिया हमने, से कर लिया। अगर मैंने कहा निराला रचित, तो अब यहां पर क्या है, निराला के द्वारा रचित, निराला के द्वारा रचित, यानी से और के द्वारा आता है तो करण तत्पुरुष समास होता है। कौन सा होता है, करण तत्पुरुष समास। ठीक है। अब तीसरा देखते हैं। ये 2 समझ में आ गए। अभी मैं आपको एक एक 2 उदाहरण से ही समझाऊंगी, उसके बाद में आप उसका अध्ययन करना और फिर अगर समस्या आती है तो पूछना। तत्पुरुष, ठीक है। अब तीसरा तत्पुरुष, हमने अभी कौन कौन से पढ़े, कर्म पढ़ा, करण पढ़ा, अब हम संप्रदान पढ़ते हैं। संप्रदान,
कर्म और करण की तरह संप्रदान में कौन आता है? को और के लिए। कौन आता है? को और के लिए। को और के लिए। को और के लिए में हम उदाहरण समझ लेंगे। जैसे मैंने कहा देश प्रेम। देश प्रेम क्या हो जाएगा? देश के लिए प्रेम, है ना। ऐसे ही हम चौथा समझेंगे अपादान। कौन सा समझेंगे? अपादान। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान में क्या आता है? से। कर्ता ने फिर कर्म को लिया करण से जान। चलो से, ये मेरी कविता है जो मैं कारक में आपको पढ़ाऊंगी। अपादान से, तो अपादान से माने जो मैंने भी अपने गुरु से सीखी है वो कविता है ना। अपादान, अपादान में क्या लगाते हैं? से। तो देखिए सेवा मुक्त, क्या लिखेंगे इसमें? सेवा से मुक्त। तो ये कौन सा समास होगा हमारा? अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास, ठीक है। अब इस अपादान के बाद कौन सा आता है? पांचवा संबंध। कौन सा आता है? संबंध। काकी के संबंध में पर अधिकरण समान। संबंध तत्पुरुष। संबंध में हम क्या करेंगे? वही काकी के। अब जैसे मैंने लिखा भारतेंदु, ठीक है, भारतेंदु, तो भारत का तेंदुआ, क्या कहेंगे इसको? भारत का तेंदुआ, या भारत का इंदु। इंदु, ठीक है, भारत का इंदु। भारतेंदु, भारत का इंदु कहेंगे। वैसे तेंदु पर भारत का इंदु। संबंध में हम कहेंगे का, की और के। का, की, के। भारत का इंदु, ठीक है। अब देखें छठवा। छठवे को हम ऊपर समझ लेते हैं, दिखेगा नहीं आपको। यहां पर हम छठवा समझ रहे हैं। कौन सा है छठवा हमारा? अधिकरण आएगा। कौन सा आएगा? अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष समास हमारा आएगा। अधिकरण में हम क्या लिखेंगे? मैं और पर। अधिकरण में क्या लिखेंगे? मैं और पर। मैं और पर। अब हमने लिखा जलमग्न। जलमग्न, तो क्या लिखेंगे? जल में मग्न। जल में, जल में मग्न। और हमने लिखा स्कूटर सवार। स्कूटर सवार, तो क्या हो जाएगा? स्कूटर पर सवार। ये विग्रह हो जाएगा समास का, स्कूटर पर सवार। ये हो गया अधिकरण तत्पुरुष समास। ये हमारे 6 कारक चिन्हों के साथ था तत्पुरुष समास। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ लीजिए। अच्छा, इसके बाद तत्पुरुष हो गया हमारा। तत्पुरुष के बाद हमने किसकी चर्चा की थी? द्वंद्व की थी। द्वंद्व, मैंने द्वंद्व समास को क्या कहा था? द्वंद्व माने मैंने क्या कहा था? लड़ाई। लड़ाई बताई थी। द्वंद्व माने लड़ाई। और लड़ाई किसके बीच होती है? दोनों पद समान। दोनों पद समान होते हैं। इसमें क्या होता है? दोनों पद समान होते हैं। जैसे भाई और बहन। अब इसमें एक चीज और बता दूं, कभी कभी इसमें ऐसे लिख करके आता भी है और कभी कभी इसमें ये नहीं लगा होता है। हमें इसे केवल इस चीज से पहचानना है, चाहे लगा हो है बीच में, नहीं लगा हो, लेकिन हमें इससे ये पहचानना है कि जो पहला पद हो, दूसरा पद हो, दोनों बराबर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? बराबर। अगर दोनों पद समान हैं तो होगा हमारा द्वंद्व समास। समझ में आ गया? बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। रात दिन, भाई बहन, ये है माता पिता, बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें विलोम जैसे लगते हैं। और विलोम के साथ उसमें जैसे कॉपी पेंसिल है, गुरु शिष्य है, नाना नानी है, दादा दादी है, चाचा चाची, कप प्लेट, जो आपको एक से लगे और उल्टे भी, विलोम भी, ठीक है, वो द्वंद्व समास है। इसके बाद हम चलेंगे चौथे समास की तरफ। चौथा समास हमारा कौन सा है? चौथा है द्विगु। कौन सा समास है? द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में पहला पद, क्या? पहला पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची होता है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, तिराहा, 3 राहों का समूह। इसमें हमें एक चीज पर ध्यान देना है
कि पहला पद जो हमारा है, इसमें जो हमें दिख रहा है, इसमें पहले पद में संख्यावाची होना चाहिए। है पहला पद संख्यावाची? हम देख रहे हैं यहाँ पे ती माने 3, चौ माने 4। इस प्रकार से जो हमारा पहला पद होगा वो संख्यावाची होगा, है ना। कई हैं इसके उदाहरण, चौराहा है, चवन्नी है, अठन्नी है, नवरत्न है, पंचतंत्र है, तिरंगा है, सप्त सिंदूर, नवग्रह, चौमासा, बहुत सारे हैं इसके उदाहरण जिसमें आगे क्या आ जाए, संख्या आ जाए। समझ में आ गया आपको? हाँ, ठीक है। अब हम चलते हैं कर्मधारय समास की तरफ। कर्मधारय समास में मैंने अभी आपको क्या बताया था? कर्मधारय समास में कर्मधारय 5वां कर्मधारय समास में क्या होता है? दोनों पदों में या तो उपमेय उपमान का संबंध होगा। उपमेय उपमान माने जिसकी जिससे तुलना की जा रही है, उपमेय उपमान जिसकी जिससे तुलना की जा रही है। और फिर विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा। विशेषण और विशेष। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता विशेषण होते हैं, तो यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम होगा उसकी विशेष, जैसे कि मैंने लिखा नील कमल। अब नील कमल में नील क्या है? विशेषण, क्योंकि नीला। क्या बनाएंगे? नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, नील कमल है जो जिसके आगे लगा देंगे आप, वो कर्मधारय बन जाएगा। और जिसके आगे हम अभी बहुब्रीहि का मैं भी बताती हूँ। तो ये क्या था हमारा, इसमें एक बात ही बस ध्यान रखनी है, या तो तुलना हो रही होगी उपमेय उपमान से, या फिर विशेषण विशेष्य का संबंध बताया जा रहा होगा, वही कर्मधारय होगा। तीसरा पद अज्ञात होगा। जैसे मैंने इसमें कहा कि नील कमल, कौन है नील कमल? पता नहीं। अगर आपने नील कमल ऐसे लिखा है, नीला है जो कमल, तो आप इसे कर्मधारय दिखा रहे हैं। आया समझ में? अब इसी के तुरंत बाद हम समझते हैं बहुब्रीहि, क्योंकि इसी के जैसा होता है बहुब्रीहि समास। देखो, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि में क्या होता है? बहुब्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरा पद प्रधान होता है। ये आपको एक बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है कि बहुब्रीहि में क्या होता है? तीसरा पद। जैसे ही हम एक बार बोले और हमें तीसरे पद की याद आ जाए, जैसे मैंने कहा महादेव, तो महान है जो देव। मैंने कहा चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर जिसके, अर्थात शिव। तो अब जैसे हमने अभी लिखा था एक दंत, लिखा था एक दंत, तो हमने एक दंत का क्या बनाया? एक दंत का अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, एक है दांत जिसके, अर्थात एक है दांत जिसके, अर्थात कौन? एक दांत है जिसके, अर्थात गणेश। जब हम इस प्रकार से उत्तर दें, तीसरा पद हमें मिल जाए, तो बहुब्रीहि है। यानी अगर हम एक दंत कभी भी बोलेंगे तो आप समझ जाओ एक दंत पर गणेश जी की ही रजिस्ट्री है। एक दंत केवल गणेश जी ही बोले जाते हैं, हर कोई एक दंत नहीं है। जैसे नील कमल हमने अभी लिया, तो नील कमल, नीले जो भी कमल नीले हो जाए वो नील कमल है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसका दांत टूट जाए वो एक दंत है। हाँ, वो एक दंत है, लेकिन अगर देवताओं की बात करें तो एक दंत में गणेश ही नाम याद आता है। इसमें ज्यादातर देवताओं के नाम, ज्यादातर कहा है मैंने, पूरे नहीं, ज्यादातर देवताओं के नाम ही आते हैं। इस तरह से आप और पहचान लीजिए। जैसे मैंने कहा कि विषधर, विष को धारण किया है जिसने, यानी शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश, है ना। पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात विष्णु। चतुर्मुख, चार हैं मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा। इस प्रकार से आपको जैसे ही अर्थात लगाने के बाद तीसरा पद याद आ जाए, वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। ये आज हमने 6 समास सीखे हैं, जो उन्हीं 6 समासों को, जो 6 हमने अभी पढ़े, इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। इसका मैं एक बहुत अच्छा टेस्ट पेपर
प्रतियोगी परीक्षाओं जैसा, या आप जैसी भी विद्यार्थी हैं, आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ रहे हैं, मैं इसकी एक टेस्ट लेकर आऊंगी, छोटी सी परीक्षा। उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, जिसका आप रुचि के साथ उसको हल कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए, ताकि आपको नया जो इसका टेस्ट आए वो आपको तुरंत मिल जाए, और आप अपने आप को इसके साथ ही उसको देखें कि आपने कितने अंक प्राप्त किए। इसलिए इस समास को बहुत ध्यान से पढ़ें और समझें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।